हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छाया यादव है। मैं इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के सभी इम्पॉर्टेंट फीचर्स को कवर करूंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ख़ास बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक्ट जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है। तो देखिए, इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन, 10 शेड्यूल्स एंड 14 पार्ट्स। अब आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि यहाँ 321 सेक्शंस हैं, 10 शेड्यूल्स एंड 14 पार्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक्ट जो है बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड फॉर्म में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। मैं ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो टू इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। फीचर्स ऑफ द एक्ट। फीचर्स ऑफ द एक्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस एक्ट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आज जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ऐड किया गया है। तो इस फीचर्स में जो पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ an all India federation. All India federation consisting of provinces and princely states as units. इस ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ही ये है कि अब जो प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स वो एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे इंडिया में, इस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंडर में। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट मैं ये बता रही हूँ स्ट्रक्चर कि ये इस ऑल इंडिया फेडरेशन का स्ट्रक्चर क्या था, ये ऑल इंडिया फेडरेशन कैसे बना। तो ऑल इंडिया फेडरेशन composed of the 11 governors provinces and the 6 chief commissioner provinces in British India, and all those states means princely states that agree to join it. अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, उनका इस फेडरेशन में ऐड होना कंपलसरी था, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके डिज़ायर पे था कि वो इस ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करते हैं कि नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इसी के साथ ये भी आप जान जाइए कि इस एक्ट में जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया वो आगे चल के सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का जो पॉइंट था उसमें ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट्स। अब आप यहाँ पे ये देखो, हम इस चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो सेंटर और यूनिट्स हैं उनके पावर को कैसे इस लिस्ट के थ्रू जो है वो डिवाइड किया गया है, क्योंकि अब जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं वो यूनिट्स की तरह हैं। तो यूनिट्स की तरह हैं तो उनके वर्क को भी डिवाइड करना जो है वो ज़रूरी था। तो यहाँ पे इस लिस्ट के थ्रू इनके पावर को जो है वो डिवाइड किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो लिस्ट है फेडरल लिस्ट, सेकेंड प्रोविंशियल लिस्ट, और थर्ड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो फेडरल लिस्ट है फॉर सेंटर, ये सेंटर के लिए थी, और इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? 59 सब्जेक्ट्स थे। किस टाइप के सब्जेक्ट्स थे? लाइक एज फॉरेन रिलेशंस, आर्म्स एंड रेलवेज, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर के पास थे। प्रोविंशियल लिस्ट को देखिए, फॉर प्रोविंसेस, इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? 54 सब्जेक्ट्स थे। लाइक एज लैंड रेवेन्यू, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में आइए, जो लास्ट है, फॉर बोथ विथ
36 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे इस लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स थे कुल। तो इस सब फॉर बोथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फेडरल लेजिस्लेचर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, दोनों लेजिस्लेचर मिल के इस पे लॉ बना सकते हैं इसके अंडर में जितने सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, माइंस एक्सेट्रा। तो ये लिस्ट। और एक चीज़ हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस एक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कुछ फीचर्स को जो है वो ऐड किया गया है। तो ये लिस्ट का जो फीचर है इस एक्ट में, यहीं से जो है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है प्रोविज़न, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू वायसरॉय। ये रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो वायसराय के पास उस टाइम पे थी, और यही चीज़ आज रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो इससे लग रहा है कि इस एक्ट की बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे नेक्स्ट जो फीचर है वो है द फेडरल गवर्नमेंट एज कॉन्टेम्पलेटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 कंप्राइज 3 ऑर्गन्स। तो इसके 3 मेन ऑर्गन्स क्या थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो हम यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है? द फेडरल एग्जीक्यूटिव, सेकेंड फेडरल लेजिस्लेचर, थर्ड फेडरल जुडिशरी। तो जो ये फर्स्ट जो है द फेडरल एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या था? तो इसमें देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन वॉज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग है, इसका मतलब ये है कि जो ये गवर्नर जनरल है वो ब्रिटेन के किंग को यहाँ पे इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव में। सेकेंड जो फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो है फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अपर हाउस और सेकेंड लोअर हाउस। अपर हाउस में टोटल 260 मेंबर्स हैं, और इसमें जो 60% जो हैं वो इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 40% जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ये थे। लोअर हाउस में आइए, यहाँ पे 375 मेंबर्स हैं, जिसमें से 67% जो हैं वो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड 33 नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो 33% है वो नॉमिनेटेड हैं कहाँ से? रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, क्या बचा है? फेडरल जुडिशरी। फेडरल जुडिशरी जो है वो क्या है? फेडरल कोर्ट। उस टाइम पर मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि उस टाइम पे जो फेडरल जुडिशरी है वो फेडरल कोर्ट, आप कह सकते हो ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, और आगे चलकर यही फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो फेडरल जुडिशरी है, आप कह सकते हो फेडरल कोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट फॉर इंडिया एट दिल्ली उस टाइम पे। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट के यहाँ पे जुरिडिक्शन है, मेन जो है वो 3 जुरिडिक्शन है। पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, तो ये फेडरल कोर्ट का जुरिडिक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, डायरकी इन द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो डायरकी है ये स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। उस टाइम पर ये प्रोविंसेस में थी। अभी क्या है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट में आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू note that whereas the Government of India Act 1935 abolished diarchy in the provinces, it introduced the same in the center.
यहाँ पे क्या हुआ कि जो डायरकी है वो एबॉलिश कर दी गई प्रोविंसेस में, और सेम जो फीचर्स हैं वो कहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए, सेंटर में। तो जब प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दी गई डायरकी तो प्रोविंसेस में कुछ चेंजेस आए। इट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इसकी जगह पे क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। एंड द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। तो इसके साथ क्या हुआ, दो चीज़ें आई, एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस इस डायरकी के ख़त्म होने से। ये लेकिन अब एक चीज़ क्या हुआ, ये डायरकी कहाँ आ गई, सेंटर में। तो अब आइए देखते हैं हम लोग, एक चार्ट भी है यहाँ पर, द फेडरल सब्जेक्ट, कि यहाँ पर जो फेडरल सब्जेक्ट है, जो जिसको हम डायरकी भी कह सकते हैं, कि ये जो डिवाइड करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, उसी को डायरकी सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोविंसेस में था और 1935 में ये सेंटर में आ गया था। तो इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे इसको कि कैसे क्या है। तो जो फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में अभी लिस्ट बताई थी आपको, फेडरल लिस्ट, उसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। उन्हीं 59 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, फेडरल सब्जेक्ट को, किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, रिलीजियस मैटर एंड फॉरेन अफेयर्स, ये रिजर्व सब्जेक्ट में है। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में करेंसी, पोस्ट टेलीग्राम, रेल एंड रेडियो एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट्स हो गए। अब बचता है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसके थ्रू जो हैं वो गवर्न हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल विद द 3 काउंसलर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो किससे गवर्न हो रहा है, गवर्नर जनरल, और उसके साथ जो है वो 3 काउंसलर्स हैं जिसको अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये जो है इसके थ्रू हो रहा है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, रिजर्व का मतलब ये होता था कि जो गवर्नर है वो कुछ सब्जेक्ट जो है अपने पास सुरक्षित रख लिया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ना वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना किसी के लिए आंसरेबल है। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि रिजर्व का मतलब ये था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें आपने देख लिया क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो ये किसके थ्रू गवर्न हो रहा है। तो देखिए, दीज मिनिस्टर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द फेडरल लेजिस्लेचर। ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फेडरल लेजिस्लेचर के लिए। तो ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर कि जो करेंसी है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, करेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो उससे वाइसरॉय से परमिशन लेना कंपलसरी था, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट अब हम आएंगे पॉइंट पे, वो पॉइंट है इट introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameral, consisting of a legislative council, upper house and legislative assembly, lower house. अब यहाँ पे देखिए कि जो बाईकैमरलिज्म है उसका मतलब क्या है, अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब कि जो बाईकैमरल है उसको डिवाइड कर देना 2 पार्ट्स में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो आज भी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये दोनों अपर हाउस एंड लोअर हाउस वर्क नहीं करते हैं, कहीं कहीं ऐसा है। तो वैसे ही उस टाइम पे जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे 6 ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पर ये दोनों जो है वो असेंबलीज़ जो हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को जो है वहाँ पर प्रोविंसेस में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल of communal representation by providing separate electorate for depressed class. Depressed class means scheduled caste and women and labor workers
तो एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि ये हर एक्ट में, जैसे ये 1909 से शुरू हुआ, 1909 में जो है हिंदू मुस्लिम को इन्होंने डिवाइड किया। सेकेंड 1919 में इन्होंने सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब को इन्होंने डिवाइड किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इन्होंने क्या किया, और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया। किसमें? डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया, वुमेन, लेबर, तो इन्होंने और ज़्यादा डिवाइड कर दिया। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी इनकी कम नहीं हो रही थी, बल्कि ये एक्सटेंड हो रही थी। ये इंडिया को और ज़्यादा डिवाइड करते जा रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों को दे रहे थे, लेकिन ये हम लोग को डिवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट एक्सटेंडेड franchises about 10% of the total population got the voting right। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 में ये जो फ्रेंचाइजी है वो वोट की, फ्रेंचाइजी मतलब यहाँ पर मैं एक बता दूँ, वोट देने का राइट। तो 1919 में बहुत लिमिटेड लोगों के पास था जो टैक्स पे कर रहे थे, या बेसिस जो था वो एजुकेशन था, प्रॉपर्टी था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके 10% को इन्होंने जो है वोट देने का राइट दे दिया था। तो मतलब जो वोट देने का जो राइट है, जो फ्रेंचाइजी है, वो एक्सटेंड किया इन्होंने इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे प्रोविंशियल जुडिशरी। ये जो प्रोविंशियल जुडिशरी है, आप तो पहले अभी पहले देखे हैं फेडरल जुडिशरी जिसमें फेडरल कोर्ट था। अभी यहाँ पर प्रोविंशियल जुडिशरी आप देखेंगे जिसमें हाई कोर्ट है। तो देखिए, द एक्ट फर्दर प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 हाई कोर्ट्स, वन ईच इन द प्रोविंसेस ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, लाहौर एंड पटना। मैं इसको एक मैप पे दिखा रही हूँ, नीचे देखिए मैप है, इस पे आप बहुत ईजिली इसको देख सकते हैं और आपको ये बहुत ही ईजिली जो है वो याद हो सकता है। तो इसमें देखिए मैंने मैप पे लोकेट किया है कि यहाँ कहाँ कहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। तो पहला इलाहाबाद, सेकंड जो है वो पटना, थर्ड जो है वो कलकत्ता, फोर्थ जो है वो मद्रास, फिफ्थ बॉम्बे और सिक्स जो है वो लाहौर। लाहौर आपको पता है किस टाइम पे पाकिस्तान में है। तो ये जो 6 प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर जो है हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने का जो है वो ऑर्डर आया था इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ वर्मा फ्रॉम इंडिया। अब एक चीज़ ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है कि जो वर्मा है वो इंडिया का पार्ट था इस एक्ट से पहले। इस एक्ट के बाद जो है वर्मा एक अलग कंट्री बन गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ वर्मा फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और इस एक्ट में बहुत से भी प्रोविज़न्स हैं। देखिए, अदर सिग्निफिकेंट प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। तो ये प्रोविज़न्स क्या क्या है इसमें देखिए, द फेडरल रेलवे अथॉरिटी, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट बॉडी कॉल्ड द फेडरल रेलवे अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवेज। ये क्यों हुई कि रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से देखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1919 में केवल सेंटर में था। ठीक है, अभी क्या है, इसके 3 जो है वो मेन पार्ट हैं। देखिए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टाइप्स पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, थर्ड जो है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 तरह के जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ये जो रिजर्व बैंक है फर्स्ट टाइम इसी एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ और इसका जो मेन काम था उस टाइम पे वो था कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। और आज भी ये करेंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन ये अलग बात है कि इसके बहुत से काम है, इसके बहुत ज़्यादा इसके वर्क जो है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रिज़र्व बैंक है वो इसी टाइम पर इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है,
अब आगे आइए, एक चार्ट है, इसको आप माइंड मैप भी कह सकते हो कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, जिससे आपको सिर्फ इस चार्ट को देख के आपको चीज़ें ध्यान आ जाएंगी कि इस एक्ट में क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट जो है पॉइंट वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम आपने देखा गवर्नमेंट की क्या फेडरल सिस्टम है। सेकंड पॉइंट पे आइए, डायरकी इन द सेंटर। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि डायरकी इन द सेंटर क्या था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, ये बताया मैंने, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आगे आइए, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पे आइए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक, कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ये भी बताया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, प्रोविंशियल जुडिशरी। प्रोविंशियल जुडिशरी क्या है? 6 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए, कहाँ कहाँ, ये आपको मैंने बताया है वहाँ पे मैप पे, बहुत अच्छे से आप वहाँ देख लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन सा? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो लास्ट है वो है द फेडरल रेलवे अथॉरिटी। यहाँ पर ये एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था इस एक्ट में, ठीक है। तो ये था टोटल इसमें मेन फीचर्स आप देख लिए हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।